नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग और अब पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग का सेकंड वीडियो है। अगर आपने इनसे संबंधित एमसीक्यू वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि सन 1936 में भारत भारती 1912 रचना में राष्ट्रहित की भावना के कारण काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई। गुप्त जी की पहली रचना रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई, जो एक खंड काव्य है जो चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंधित है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किसकी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पंक्ति है, जो प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जो 1914 में प्रकाशित हुआ था। इसकी पंक्ति है प्रिय प्रवास की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्यकृति को कहा गया है? तो वो झरना 1918 को कहा गया है। झरना जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। झरना और झरना रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। झरना छायावादी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। झरना 1918 ये छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। आंसू 1925 ये एक समर्थी काव्य है। लहर 1933 और कामायनी 1935 छायावाद की अंतिम रचना है जयशंकर प्रसाद की। किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सैगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? तो मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि को, राष्ट्रभूमि को सैगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि की वंदना की है। साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सैगुण मूर्ति सर्वेश कहकर इसकी वंदना की है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त मातृभूमि कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सैगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सैगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की सरदा का पूर्व संस्करण कहा गया है? तो उर्वशी को। जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की सरदा का पूर्व संस्करण कहा गया है? उर्वशी को कहा गया है। उर्वशी जो काव्य ग्रंथ है ये 1909 में प्रकाशित हुआ था और इसे कामायनी की सरदा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के ब्रह्मा जी कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। और इल्ला चंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त ने छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। किसने? एक तो इल्ला चंद्र जोशी और एक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद को। प्रसाद जी की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता, हिंसा को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है? तो करुणाल्य ये 1913 में प्रकाशित हुआ था। एक गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद का। करुणाल्य गीति नाट्य है जो 1913 में प्रकाशित हुआ था।
कविता करके तुलसी नए लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की पंक्ति है ये। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने तुलसी के बारे में लिखा था, कविता करके तुलसी नए लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये वचन तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने कहा है, जबकि अन्य नाम इस उक्ति से संबंधित नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? पथिक रामनरेश त्रिपाठी का है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है, और इसके अलावा चोखे चौपदे, चुभदे चौपदे, ये किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के हैं। चोखे चौपदे 1924 में हरियोद की रचना है। इसके उपन्यासों में ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का। अधखिला फूल 1907, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये उपन्यास है इनके। सुमित्रानंद पंत किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? चिदम्बरा काव्य कृति के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक मानता है। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी। बात करें इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त की, तो इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि नंदुलारे वाजपेयी सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंत जी को छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। पंत जी का अगर सर्वप्रिय छंद की बात करें तो रोला छंद था। कौन सा छंद था? रोला छंद पंत जी का सर्वप्रिय छंद था। क्या है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? साहित्य क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार के लिए 11 लाख रुपए नगद और मां सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ। अब तक 54 लोगों को दिया जा चुका है। तो अब तक 54 लोगों को दिया जा चुका है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो प्रथम पुरस्कार है वो मलयालम भाषा के लिए दिया गया जी शंकर कुरूप को। हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले यह पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा काव्य कृति के लिए पंत जी को दिया गया। चिदम्बरा रचना पर 1968 में पंत जी को ज्ञानपीठ मिला था। 51वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 12 जुलाई 2016 को गुजराती के लिए गांधीनगर के बापुरा में जन्मे 77 वर्षीय श्री रघुवीर चौधरी को दिया गया है, जिसकी अब तक 80 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कला और बुड्ढा चांद, कला और बुड्ढा चांद रचना के लिए 1960 में पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कला और बुड्ढा चांद रचना के लिए 1960 में पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी जो 1949 में रचना हुई थी और ये 1955 में दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम रचना है ये हिम तरंगिणी। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो आपको पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद वैदेही वनवास के लेखक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचनाएं प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी रचनाएं। और प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है इसे, प्रिय प्रवास को, जो 1914 में प्रकाशित हुआ था। कविता करके तुलसी लसे वो पंक्ति इसी में है प्रिय प्रवास में। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ
परग गीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परग गीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परग गीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। एक अर्थों में छायावाद का जनक भी इसे कहा जाता है। कानन कुसुम और पूजा फूल इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध कृतियां हैं। कानन कुसुम एक रचना जयशंकर प्रसाद की भी है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष की भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक और द्विवेदी युग का प्रारंभ का सूचक है? तो वो है सरस्वती पत्रिका। भारतेंदु युग का प्रारंभ शुक्ल जी के अनुसार 1843 से होता है तथा समाप्ति सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी से भारतेंदु युग का समापन माना जाता है तथा द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ था 1914 में। सांकेत 1931, मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है और मिलन रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं। व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1914 में, मिलन रामनरेश त्रिपाठी 1917 में, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है 1929 में प्रकाशित। सांकेत मैथिली शरण गुप्त का है, प्रबंधात्मक महाकाव्य 1931 में प्रकाशित हुआ। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? हल्दी घाटी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है ये। चौखे चौप दे छायावादी रचना है हरिओद की। सौपन रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं और हम विष पाई जन्म के ये नवीन की रचनाएं हैं। जबकि हल्दी घाटी और जोहर ये श्याम नारायण पांडे की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किस कवि को कहा जाता है? तो वो बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी को जोड़ने वाला कवि कहा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में, मृत्यु 1907 में और इसकी पत्रिकाएं भारत मित्र समाचार पत्र का संपादन करते थे। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी तो साहब वो थी भारत भारती, जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। सांकेत का प्रकाशन 1931 में हुआ था। जय भारत यशोधरा का प्रकाशन 1932-33 में हुआ था। भारत भारती 1912 गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। इस रचना के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसी रचना के कारण इनको जेल जाना पड़ा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारत भारती की लोकप्रियता से खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है साहब। तो झरना 1918 जैसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। आंसू ये समर्थी काव्य है 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935 आपको पता ही है। तो झरना, आंसू, लहर और कमायनी 18, झरना आंसू 1925, लहर 1933, कमायनी 1935। जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचनाओं में 18, 25, 33, 35 कमायनी हो गई। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए साहब। चलो, प्रिय प्रवास हो गया 1914, सांकेत 1933, कमायनी 1935, कुरुक्षेत्र 1946। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। सांकेत 1931, प्रिय प्रवास 1914, तुलसीदास 1938, कृष्णायन। तो सबसे पहले प्रिय प्रवास आएगा 1914, फिर सांकेत 1931, फिर तुलसीदास 1938। तुलसीदास ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है।
सांकेत मैथिली शरण गुप्त के, प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। और बात करें कृष्णायन की तो ये द्वारिका प्रसाद की है, 1938 में प्रकाशित हुई थी कृष्णायन। तुलसीदास यहाँ 1943 दे रखा है जो सर्वथा गलत है, 1938 है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद रामकाव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्तकृत सांकेत है। सांकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है और सांकेत में 12 सर्ग है और 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला के विषय में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के किस ग्रंथ में ब्रह्मगीत परंपरा का निर्वाह हुआ तो वो प्रिय प्रवास में हुआ है, 1914 में लिखा गया था। इसमें ब्रह्मगीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। वैदेही वनवास भी इसी का ही है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है साहब। मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हैं भारत भारती 12 में 1912 में, पंचवटी 1925 में, जयद्रथ वध 1910 में, सांकेत 1931 में, यशोधरा 32-33 में, झंकार 1929 में, जय भारत विष्णुप्रिया 1957 में, द्वापर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकूप, जबला, विलाप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचनाओं की बात करें तो प्रिय प्रवास, पद्य प्रसुम, चुभते चौबदे, चौखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास और सियाराम शरण गुप्त की एनाम, मौर्य विजय, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, बाबू और मृण्मयी रचनाएं हैं। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता रही है साहब? तो वो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो द्विवेदी युग की। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है जिसकी सबसे मुख्य विशेषता है देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण का उद्दीप्त स्वर। द्विवेदी युग में प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताना है तो यशोधरा 1932-33 में, द्वापर 1936, जय भारत भी 36 में, विष्णुप्रिया 57 में। सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा वीर वेदना की कवियत्री संज्ञाओं से समादृत कौन है? वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को सजल गीतों की गायिका, आधुनिक युग की मीरा और वीर वेदना की कवियत्री कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है जो 1914 में प्रकाशित हुई थी। रंग में भंग 1909 में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य। मृत्युंजय और पथिक रामदेव त्रिपाठी की रचना है। और मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है मृत्युंजय। तो प्रिय प्रवास हरियोध की है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की है, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, पथिक रामदेव त्रिपाठी की है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो वो प्रबंधकार रूप में मिलता है। मैथिली शरण गुप्त को प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं निम्नवत है जैसे रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 में भी, पंचवटी 1925 और हिडम्बा किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा नायिका प्रधान है। यशोधरा कौन थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। सांकेत उर्मिला से संबंधित है, ये नायिका प्रधान है। विष्णुप्रिया ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया, ये भी नायिका प्रधान है। लेकिन पंचवटी है ना 1925 में प्रकाशित हुई थी पंचवटी, ये नायिका प्रधान नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा।
पंचवटी 1925, विष्णुप्रिया 1957, साकेत 1931, यशोधरा 1932-33। ये देखो, विष्णुप्रिया का नायिका के रूप में वर्णन किया गया है, जो कौन थी? संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। जबकि पंचवटी नायक प्रधान रचना है, जिसके नायक कौन है? लक्ष्मण है। पंचवटी में लक्ष्मण रेखा किसने खींची थी? लक्ष्मण ने। क्या निम्न में से सुमेलित है? आहे वेदना मिली विदाई, किसकी पंक्ति है ये? जयशंकर प्रसाद की। आहे वेदना मिली विदाई, मधुकरियों की भीख लुटाई, देवसेना सकंदगुप्त की पंक्ति है ये। सकंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किस में पाई जाती है साहब? तो ये महादेव वर्मा में पाई जाती है सर्वाधिक रहस्य की भावना। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की है ये। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। तो ये श्यामनारायण पांडे की जोहर या हल्दी घाटी, उन दोनों में से एक में से पंक्ति ली गई है ये। श्यामनारायण पांडे की दो रचनाएं, एक तो जोहर और एक हल्दी घाटी। शानदार। आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, ये श्यामनारायण पांडे की पंक्ति है। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमान हो, वंदवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो, ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये तो श्रीधर पाठक ने किया था। प्रेम घन गलत है साहब, श्रीधर पाठक ने किया था। हर्मिट का अनुवाद और डेजर्टेड विलेज का, और एक गोल्डस्मिथ का और है ट्रेवलर का भी श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया था। तो हर्मिट का तो एकांतवासी योगी के नाम से, डेजर्टेड विलेज का उज्जड़ ग्राम के नाम से, और जो ट्रेवलर है ना, ट्रेवलर, इसका अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से किया था। और श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है ना, वो गुणवंत हेमंत है, तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। किसकी? श्रीधर पाठक की। सरस्वती पत्रिका के बारे में असत्य कथन है। इस पत्रिका के संस्थापक चिंतामणि घोष 1900 ईस्वी इस पत्रिका में श्रृंगारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरे असत्य बताना है तो मुझे तो यहीं पे गड़बड़ लग रही है, यही गलत है, ठीक है, क्योंकि श्रृंगारिक रचनाओं का काम नहीं था यहाँ पे। रसिकानंद बनने का, रसी केंद्र बनने का जमाना लग गया था। सत्य कथन कौन से हैं? 1901 से 1902 तक श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे। 1903 से 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इलाहाबाद से इसका संपादन कार्य संभाला था। 1916 में श्री नारायण चतुर्वेदी ने कुछ समय तक इस पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था, और 1920 से 1947 तक इसका संपादन देवीदत्त शुक्ल ने किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में देवीदत्त शुक्ल ने इसका संपादन किया 1920 से 47 तक। वर्तमान में यह पत्रिका बंद हो चुकी है साहब। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? तो विकट भट्ट में है वो। तो जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? विकट भट्ट में। विकट भट्ट किसकी रचना है? तो विकट भट्ट ये साहब मैथिली शरण गुप्त की रचना है। झंकार भी उसी की है, गुरुकुल भी उसी की है, मैथिली शरण गुप्त की। हरियोद जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेम, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? तो वो रस कलश में की है। तो हरियोद जी ने रस कलश रचना में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका और परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है।
ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य साहब, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है जो आरपीएससी हिंदी लेक्चरर 2016 में पूछी गई थी। द्विवेदी युग की कविता की विशेषता क्या है? ये उपदेशात्मक एवं इतिवर्तात्मक है। इतिवर्तात्मकता का वर्णन महत्वपूर्ण विशेषता है द्विवेदी युग की, और साथ में क्या है? उपदेशात्मकता, क्योंकि ये जागरण सुधार काल था। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा था। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? इतिवर्तात्मकता तो है साहब, वैचारिकता भी है और गद्यात्मकता तो है ही है। वैचारिकता का मतलब हो गया कि हिंदी का जो सुधार किया गया उन पे विचार करके ही तो किया गया है। काव्यात्मकता ये नहीं है। इतिवर्तात्मकता, गद्यात्मकता, वैचारिकता द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्तियां रही है। साथ में आप उपदेशात्मकता भी जोड़ सकते हैं। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? तो वो साहब यशोधरा में हुआ है, विष्णुप्रिया में हुआ है, साकेत में हुआ है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह का मार्मिक वर्णन हुआ है। यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी का, और विष्णुप्रिया ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के विरह मार्मिक विरह व्यथा का वर्णन किया गया। तो सभी सही है इसमें। मैथिली शरण गुप्त का ये सभी। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कवि सम्राट कहा जाता है। और ये उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। कवि सम्राट डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरियोध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रिय प्रवास है ना, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साथ में इसमें भ्रमर गीत परंपरा को निभाया गया है। किसमें? प्रिय प्रवास में। इसलिए गणपति चंद्रगुप्त ने हरियोध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। रामनरेश त्रिपाठी कृत खंडकाव्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो साहब 3 है इसके खंडकाव्य, और 1 है इसका फुटकल काव्य। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है? द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? तो वो है ब्रज भाषा को सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का काफी योगदान दिया था। अगर दोस्तों बात करें रीतिकाल की और उसके बाद में भारतेंदु काल की, तो कविता लेखन में जो भाषा काम में ली गई वो ब्रज भाषा थी। और द्विवेदी युग में कविता लेखन है वो खड़ी बोली में प्रारंभ हो गया था। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकारों के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, परंतु कविता की भाषा अब भी ब्रज भाषा ही बनी रही, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के अपने संपादकत्व में खड़ी बोली को ब्रज भाषा के रूप में स्थापित किया। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है साहब, तो वो जयद्रथ वध है। 1910 में प्रकाशित हुई थी जयद्रथ वध। और जयद्रथ वध में राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण किया गया है। चीरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चीरगांव झांसी जिले के चीरगांव में हुआ था। राष्ट्र कवि गुप्त जी के द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ है जयद्रथ वध 1910, भारत वार्तिक 1912, संकेत 1931, यशोधरा 1932-33, पंचवटी 1925, विष्णुप्रिया 1957 आदि। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबाई गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ, जबकि सुमित्रानंदन पंत ये उत्तराखंड के थे, अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव के थे। कौसानी गांव शानदार है पर्यटन की दृष्टि से। छायावादी कविता कुरेरी के प्रति किसकी रचना है?
तो मुकुटधर पांडे की रचना है। कुररी के प्रति ये जो छायावादी कविता है ये किसकी रचना है? तो ये मुकुटधर पांडे की रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो ये साव खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने सर्वाधिक खंड काव्य रचे हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंडकाव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा खंडकाव्य कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन किया गया है, अतः ये एक खंडकाव्य है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा प्रति अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे हैं? तो ये प्रिय प्रवास से हैं, जो प्रिय प्रवास हरिओद उपाध्याय का है, जो 1914 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 17 सर्ग है और इस काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने चित्र भाषा शैली। रसकलश किसकी रचना है? तो ये तो अभी पढ़ चुके हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है रसकलश, जिसमें देश प्रेमिका इस तरह की उदात्त प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा। रसकलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। गुणवंत हेमंत सिरधर पाठक की प्रथम खड़ी बोली भाषा में लिखी गई रचना है और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। और प्रेम पच्चीसी ये तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि कौन है? तो ये तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? शक्ति नहीं है। महाभारत पे है वन वैभव, वक संहार और सुरेंद्री। मैथिली शरण गुप्त की शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं है, जबकि वन वैभव, वक संहार, सुरेंद्री महाभारत संबंधी रचना है। हरिओदकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909। काव्योपवन हरिओदकृत काव्योपवन का प्रकाशन 1909। हरिओद द्वारा रचित काव्य प्रिय प्रवास, पारिजात, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास, कर्षण शतक, प्रेम प्रपंच, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे आदि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप, उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये मैथिली शरण गुप्त के विष्णुप्रिया में हुआ है। विष्णुप्रिया का प्रकाशन 1957 में हुआ था। मेघनाद वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया था? मेघनाद वध के नाम से तो मैथिली शरण गुप्त ने किया था। मैथिली शरण गुप्त जी ने मेघनाद वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किया। गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं सांकेत 1931, भारत भारती 1912, यशोधरा 1932-33, जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है? किसकी? जयशंकर प्रसाद की, जिसे आज की नई कविता के खंडकाव्यों की नींव माना जाता है, वो है साहब महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व एक लंबी कविता है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ सांकेत है। यहाँ सांकेत का अर्थ क्या है? सांकेत का अर्थ अयोध्या है। सांकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? तो वैदेही वनवास है, चुभते चौबदे, चौखे चौबदे हैं, ठीक है। तो विचित्र विवाह ये नहीं है साहब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित काव्यों की बात करें तो प्रिय प्रवास, हरिओद सतसई, मरम सप्रस, कल्पलता, कर्षण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेमांबु बारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, पद्य प्रसून, चुभते चौबदे, चौखे चौबदे, पारिजात, बोलचाल, रसकलश रीति ग्रंथ है। जबकि विचित्र विवाह हरिओद द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय द्वारा
रचित काव्य ग्रंथ है। कामायनी का उद्देश्य क्या है? तो आनंदवाद की स्थापना करना ही कामायनी का उद्देश्य रहा है। बात करें कामायनी, तो कामायनी का प्रमुख उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना रहा है। कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता आशा सरदा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या इड्डा, सौपन संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद, और लास्ट में आनंद सर्ग है। इसलिए कामायनी का महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसा माना जाता है कि कामायनी आनंदवाद की स्थापना के लिए लिखी गई थी। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जो एक प्रबंध काव्य है। इसमें आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है, और इस काव्य में मुख्यतः 3 ही पात्र है साहब। एक मनु है, एक सरदा है और एक इड्डा है, जिसके प्रतीक निदान इस प्रकार है। मनु मन का प्रतीक है, सरदा यानी कामायनी हृदय यानी रागात्मक वृत्ति का प्रतीक है, इड्डा यानी बुद्धि व्यावसायिक बुद्धि का प्रतीक है। अन्य पात्र है आकुली किरात जो आसुरी शक्तियां हैं, और कुमार मानव का प्रतीक है। सरदा कामगोत्र की बालिका है, इसलिए सरदा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। प्रसाद जी को कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मानी जाती है। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना माना जाता है। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास और नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। किसने? आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास और नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। मानव हृदय की भावनाओं का जैसा सूक्ष्म अति सूक्ष्म चित्रण कामायनी में वो हुआ है, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध में दोष रहित दोष सहित में कामायनी के बारे में लिखा था कि इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। उसके मतानुसार कामायनी को क्रम का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। वे कामायनी की कारीगरी में विराटता का अद्भुत सौंदर्य देखते हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा निबंध? दोष रहित दोष सहित। कामायनी का आनंद सर्ग इस महाकाव्य का अंतिम और महत्तम सर्ग है। यह कवि के दर्शन और दृष्टिकोण का द्योतक माना जाता है। इसके प्रथम सर्ग चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 में सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और कामायनी के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। किसको? प्रसाद जी को। कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है? तो सौपन और संघर्ष में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा था? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद में स्वानों को मिलता दूध भारत भूखे बच्चे अकुलाते हैं। अरे बात भूखे, स्वानों को मिलता दूध बात भूखे बच्चे अकुलाते हैं। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज और महाराज। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। दिवस का शान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये हरियोध की पंक्ति है। पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? तो ये पल्लव को कहा जाता है। और पल्लव को क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें वीडियो को। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत तो है साहब, विष्णु प्रिया भी है 1957, द्वापर भी है 1936 में है क्या, और मानसी तो ये तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। मिलन 1917 है रामनरेश त्रिपाठी की, पथिक 1920 है, सौपन 1929 है, और मानसी 1927 है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? वो था द्विवेदी युग। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। इसका श्रेय पूरी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका को है। द्विवेदी जी वर्तनी शुद्धता, उचित शब्दों, विराम चिन्हों के प्रयोग इत्यादि पर विशेष जोर दिया। भारतेंदु युग को नव जागरण का युग माना जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल माना जाता है। यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। कौन सा? भारतेंदु युग को नव जागरण का युग माना जाता है, यह गद्य के विकास का काल माना जाता है।
प्राय सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद में हुआ था। मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद में हुआ और ये प्रमुख देन किसकी है छायावाद में? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सर्वप्रथम मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। परंपरा से हटकर नए भावबोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि रही है। यानी परंपरा से हटकर भावबोधों का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है और इस पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव रहा है। किस पे? प्रगतिवाद पे। किसान के रचनाकार कौन है? किसान जो रचना है ये 1917 में प्रकाशित हुई थी। ये मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमित्रानंदन पंत की व्याकृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था वो है लोकायतन। कौन सी रचना है? लोकायतन। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके।